कक्षा 11वीं भौतिकी में हम पिछले वीडियो में प्रक्षेप के पथ और प्रक्षेप के पथ की गति अगर पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी वस्तु को ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाए तो उसके लिए सिद्ध किया था कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। आज प्रक्षेप्य पथ में आगे बढ़ने से पहले पुस्तक में प्रक्षेप्य गति के ठीक पहले द्विविमीय गति दिया हुआ है। एक समान वेग के लिए द्विविमीय गति और एक समान त्वरण के लिए द्विविमीय गति। इस दोनों को आप बुक से नोट कर लेंगे। एक समान वेग की द्विविमीय गति में वेग का सूत्र है, उसको दो घटकों में विभाजित किया गया है। और एक समान त्वरण में त्वरण का सूत्र है, वेग परिवर्तन की दर से, उसको दो घटकों में विभाजित किया गया है। तो ये दोनों को आप पुस्तक से नोट कर लेंगे, बाद में इसका अलग से नोट्स भी भेज देंगे। आज हम प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण व्यंजक पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह किसी ऊंचाई तक जाने में कितना समय लेता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है और वापस आने में कितना समय लगता है और पृथ्वी की किसी अन्य बिंदु तक गिरने में कितना समय लगता है। इन तीनों के आधार पर हम तीन अलग अलग व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। जब प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः उसी तल में स्थित किसी अन्य बिंदु तक लौट आने में लगे समय को प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल कहते हैं। इसके लिए जो पिछला चित्र बताया गया था उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। जब प्रक्षेप्य पुनः फेंके गए वाले तल पर या उच्चतम बिंदु से होते हुए वापस पृथ्वी पर आ जाता है तो उसमें लगा समय को उड्डयन काल कहते हैं। मान लेते हैं यह उड्डयन काल कैपिटल T है और इस समय में y=0। y=0 का मतलब है कि अधिकतम स्थिति में जब ऊंचाई पर पहुंचता है उस समय उसका विस्थापन y दिशा में विस्थापन 0 हो जाता है। तो गति की समीकरण जो s=ut + at² है, इसमें मान रखेंगे तो s के बदले आएगा y, u के बदले आएगा ui, t +12 और यहाँ आएगा -gt²। s=ut + at² में मान को रख देंगे। ऊपर की ओर विस्थापन है y, ऊपर की ओर वेग का घटक है uit +12 और त्वरण ऊपर की ओर जाने पर गति विरोध करता है -gt²। क्योंकि y का मान 0 है अधिकतम बिंदु पर, y=0, ऊर्ध्वाधर घटक वेग का u sin थीटा और स्मॉल t के बदले में उड्डयन काल को कैपिटल T लिया गया -12gt²। पक्षांतर कर देंगे 12gt u sin थीटा। यहाँ पर एक एक t को u sin थीटा इंटू t एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ 12gt² u sin थीटा इंटू t लिखेंगे, एक एक t कट जाएगा। इस प्रकार से t=2u sin θ/g। यही उस प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल का सूत्र है। अब इसी में दूसरा व्यंजक देखते हैं, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास उसे कहते हैं जब उड्डयन काल में अर्थात जिस बिंदु से फेंका गया था वहां से अन्य बिंदु तक आने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल। उड्डयन काल में प्रक्षेप्य जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है अर्थात पृथ्वी के जिस बिंदु तक गिरता है तो मूल बिंदु से जो उसकी दूरी होती है उसे प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कहते हैं। इसे r रेंज बोलते हैं इसको, तो r से दर्शाते हैं। और प्रक्षेप्य का वेग का जो क्षैतिज अवयव है वह नियत होता है, इसलिए क्षैतिज परास क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। दूरी बराबर चाल गुणी समय के सूत्र से क्षैतिज परास r, क्षैतिज वेग u cos थीटा और उड्डयन काल t। ऊपर में जो उड्डयन काल से t का सूत्र लाए हैं उसको रख देंगे तो u cos थीटा इंटू 2u sin θ/g। हल करेंगे 2u² sin थीटा cos θ/g तो r मिलेगा u² sin 2θ/g।
यहाँ त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगा है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। यहाँ लिख सकते हैं sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र है 2 sin थीटा cos थीटा। उसके बदले में आ गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यह क्षैतिज परास का सूत्र है। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि यदि u प्रारंभिक वेग जिसे फेंका गया था और गुरुत्वीय त्वरण दोनों नियत हैं, तो अधिकतम क्षैतिज परास कितने अंश के कोण पर फेंका जाए कि वस्तु अधिकतम दूरी पर जाए, तो इसके लिए साइन 2 थीटा के मान को अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम होने का मतलब होता है 1 + 1, तो साइन 2 थीटा का मान 1 और 2 थीटा साइन 90 के लिए होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 अर्थात थीटा इज इक्वल टू 45 अंश। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो वह अधिक दूरी तक जाती है। इस मान को रख देंगे तो अधिकतम परास, जिसको आर मैक्सिमम लिखते हैं, अधिकतम परास इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 अपान जी। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए अधिकतम परास आर मैक्सिमम का सूत्र होगा यू स्क्वायर अपान जी। और यह तभी प्राप्त होगा जब प्रक्षेप कोण का मान 45 अंश होगा। तीसरा व्यंजक है इसी में प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। जब हम किसी वस्तु को किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाता है। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई, जिसको कैपिटल 8 मान लें, अधिकतम ऊंचाई 8 पर होती है, तो प्रक्षेप्य वेग का जो ऊर्ध्वाधर अवयव है वह 0 हो जाएगा, y = 0 जिसको पढ़े थे। इसलिए गति के पहले समीकरण, यहाँ पर ध्यान देना है, गति का पहला समीकरण v = u + at, इसमें मान रखेंगे v ऊर्ध्वाधर घटक है, इसलिए v का मान 0, u का ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा, ऊपर की ओर वस्तु को फेंक रहे हैं इसलिए त्वरण -g × t। पक्षांतर करेंगे gt = u sin थीटा, इसलिए t = u sin थीटा अपान d। अब गति के द्वितीय समीकरण में इस t के मान को रख देंगे। s यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई है, इसलिए s के बदले में यहाँ h लिखेंगे। u sin थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक है, t के बदले में t हाफ और -gt स्क्वायर। अब समीकरण यहाँ t का जो मान आया है उसको इस समीकरण में रखेंगे, तो at = u sin थीटा × t का मान -12g × t का मान और उसका स्क्वायर। दोनों को हल करेंगे तो मान होगा u² sin² थीटा अपान g -u² sin² थीटा अपान 2g। लघुत्तम निकाल के हल करेंगे तो मान आएगा at = u² sin² थीटा अपान 2g। यही प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है, जो अधिकतम ऊंचाई h का मान है वो थीटा पर निर्भर करता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के लिए sin² थीटा को अधिकतम अर्थात 1 होना चाहिए, और sin थीटा का मान 90 अंश के लिए होता है, अर्थात किसी वस्तु का मान अधिकतम तब होगा जब उस वस्तु को पृथ्वी के साथ 90 अंश अर्थात लंबवत फेंकना चाहिए। इस प्रकार से अधिकतम ऊंचाई s मैक्सिमम का मान u² अपान 2g होगा। यही अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण व्यंजक इस पाठ में। सबसे पहले प्रक्षेप्य गति से एक प्रश्न आता है, प्रक्षेप्य गति क्या है, उसकी परिभाषा लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। और ये तीनों में से कभी तीनों को 5 नंबर के क्वेश्चन में, कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 को या किसी 2 को देता है, इसलिए इन तीनों व्यंजकों को आप कई बार वीडियो से देख लेंगे, बुक का सहयोग ले लेंगे और फेयर कॉपी में जरूर नोट करेंगे।